Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. So today is going to be our last lecture for our this syllabus. लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 5 का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे थे. सो वी हैव टोटल 4 चैप्टर्स इन यूनिट 5. तो वही हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे. लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विथ चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 5. ओके, दैट इज सॉफ्टवेयर रीयूज वाला जो चैप्टर है. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. सॉफ्टवेयर रीयूज हम लोगों ने ये देखा था कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग रीयूज करेंगे. Why reusability is required for the faster development. Reusability is required, but एक ड्रॉबैक ये है कि चलो आपने चीज़ें रीयूज तो कर ली है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कितने लेवल तक चीज़ें हम लोग रीयूज कर पाएंगे और कहाँ पे कोई एक चीज़ रीयूज नहीं हो पाएगा, या अगर कोई एक चीज़ अगर रीयूज किया है आपने, ओके तो उसको अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से मॉडिफाई करना भी आपको पता होना चाहिए. मतलब आपके पास रेडी कोड अवेलेबल है, लेकिन वो कोड एज इट इज़ काम नहीं करेगा. आपको उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे. तो जो लोग कोड अगर रीयूज कर रहे हैं, कुछ फंक्शंस अगर रीयूज कर रहे हैं, तो वो टाइम पे उनको वो कोडिंग का नॉलेज भी होना चाहिए कि कितने लेवल तक चीज़ें हम लोग रीयूज करेंगे, और कोई एक चीज़ अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उसमें कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन आपको करने आना चाहिए इन कोडिंग. सो वेब, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था. सिक्योरिटी होगा. अब मोस्ट ऑफ जो भी हम लोग चीज़ें होते हैं वो रीयूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वेब आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ही यूज़ करते हैं. तो वेब एप्लीकेशन में अगर आप देखेंगे तो जब अगर हम लोग ऐसे रेडी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो सिर्फ ये फ्रेमवर्क, जैसे आप देख लो कि वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस भी एक उसका पूरा फ्रेमवर्क है. तो अगर आपको एज इट इज़ इंस्टॉल करके अगर वर्डप्रेस बनाना है तो वो टाइम पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन आपको अगर वर्डप्रेस वेबसाइट का कोडिंग में अगर चेंजेस करने हैं तो आपको उसका पूरा फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क. अब एडवांटेज उसके ये है कि वो इतना प्रॉपरली, इतना ट्रायल एंड टेस्ट करके इतने एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने बनाया कि उसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो हमेशा अप टू डेट होते जाता है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है. तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज डायनामिक वेब पेजेस. ऑफ कोर्स हम लोगों को जो भी कुछ बनाना है उसके लिए आपके पास रेडी टेम्पलेट्स, डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, आप उसको बोरो करो. आपके पास एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी अवेलेबल होता है, आप वो लाइब्रेरी को रीयूज़ कर सकते हैं. आपके पास बहुत बार ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स अवेलेबल रहते हैं जिसमें कोडिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, है ना. देन डेटाबेस सपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे. देन सेशन मैनेजमेंट, अब कोई भी, अब अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, हर किसी में लॉग इन, लॉग आउट या साइन अप, ये हम लोग के जो सेशन चीज़ें होते हैं, लॉग इन टू लॉग आउट तक का एक जो सेशन होता है वो हमेशा होता ही है. तो वो वाले फीचर्स तो यहाँ पे हमेशा रहेंगे. देन यूज़र इंटरेक्शन, फॉर अ फास्टर यूज़र इंटरेक्शन, फॉर द फास्टर रिस्पॉन्स, अगर आप देखेंगे तो उसके लिए भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर में देखेंगे जो पूरा वेब पेज को रिफ़्रेश नहीं करेगा, जहाँ पे जितने चेंजेस होते हैं उतने ही चीज़ों को वो रिफ़्रेश करेगा. वो अगेन एक बेटर एडवांटेज होता है. फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर मैंने फेसबुक पे कहीं पे अगर कोई एक फ़ोटो अपलोड किया, उसके ऊपर अगर एक लाइक आ रहा है, तो वो जो लाइक आएगा उतना, और नोटिफिकेशन में, और अगर कोई कमेंट आ रहा है तो कोई स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही चेंजेस होंगे, बाकी का पूरा आपका जो वेब पेज है दैट रिमेन्स द सेम. सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी सपोज टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिकैप था. अब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, एक्सटेंडिंग फ्रेमवर्क. अब ये एक्सटेंडिंग फ्रेमवर्क जो है इसका मतलब क्या होता है.
mainly frameworks are generic and are extended to create more specific applications और subsystems. जैसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देखो कि हम लोग के पास एंड्रॉयड का एंड्रॉयड स्टूडियो है, सो दैट इज द फ्रेमवर्क. अब जब आप एक नया एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करता है ना, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही ऑप्शन पूछता है कि आपको जो फ्रेमवर्क मतलब आपको जो एप्लीकेशन क्रिएट करना है वो एक स्मार्ट टीवी के लिए करना है, एक वेरिएबल एंड्रॉयड के जो वेरिएबल डिवाइसेस होते हैं उसके लिए करना है, लाइक रिस्ट वॉच है या ऐसा कोई चीज़ है, या फिर टैबलेट के लिए करना है. तो आप जो सिलेक्ट करेंगे ना उसके स्पेसिफिक ही वो स्पेसिफिक जीयूआई क्रिएट करेगा, उसके स्पेसिफिक वो बैकएंड में सपोर्ट फाइल्स क्रिएट करेगा. तो ये है ना, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. और कभी कभी आप देखो कि आपके सर्टन एंड्रॉयड में बने हुए जो हम लोग के एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस आपके बैक ट्रैक और फॉरवर्ड ट्रैकिंग दोनों में हेल्प करते हैं. बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जब मैंने एंड्रॉयड ऐप बनाया वो टाइम पे एंड्रॉयड 10 अवेलेबल था, बट ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं उसको बैक ट्रैक करके एंड्रॉयड 6 7 8 पे वो कैसे वर्क करेगा वो मैं चेक कर सकता हूँ. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एंड्रॉयड 10 11 12 और आगे जो एंड्रॉयड आएंगे उसके ऊपर कैसे वर्क करेगा वो भी मैं वहाँ पे चेक कर सकता हूँ. ये आपके पास एडवांटेज रहता है. तो वो अगर आप देखेंगे, एक्सटेंडिंग द फ्रेमवर्क एडेड कॉन्क्रीट क्लासेस, जो बहुत सारे फीचर्स जो है वो इनहेरिट करेगा. अगर कहीं पे आपको कोई एक स्पेशलाइज फीचर्स की ज़रूरत है फॉर अपडेटेड या ओल्डर वर्जन, वो भी यहाँ पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. बराबर है. आपको कोई न्यू मेथड या इवेंट्स अगर ऐड करना है वो भी यहाँ पे हो जाएगा. प्रॉब्लम विद फ्रेमवर्क इज दैट कॉम्प्लेक्सिटी. अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप देखो एंड्रॉयड स्टूडियो, हाँ, पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना और उसके बाद में डेवलप करना, तो डेवलपमेंट तो आपका बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कोडिंग जो है ना वो रेडी आपको प्रोवाइड करता है. लेकिन आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो कितने फाइल्स क्रिएट करता है, कौन से फाइल्स का क्या पर्पस होता है, किसमें क्या कोडिंग होता है. आपको अगर कुछ न्यू कोडिंग करना है तो कहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, कौन से फोल्डर के अंदर वो फाइल्स ऐड करने पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है. गेटिंग ये सब सीखना पड़ता है. तो जब आपको डिटेल में अगर कोई एक फ्रेमवर्क पे काम करना है ना, तो सर्टन जो हम लोग के फ्रेमवर्क्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं. इट टेक्स लाइक 3 to 6 months जस्ट टू लर्न दोज फ्रेमवर्क. हाँ, लेकिन बाद में का एडवांटेज ये रहता है कि आप एक बार आप अगर वो सीख गए, उसके क्या लाइब्रेरी है वो अगर आप सीख गए, तो उसके बाद आपका एडवांटेज ये होता है कि आप कुछ भी चीज़ बहुत फास्ट डेवलप कर सकते हैं. डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. तो वो सीखना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, वो हर कोई सीख नहीं सकता. आपको अलग से ट्रेनिंग मिलता है. आप अगर इंडस्ट्री में भी अगर जाएंगे तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनके जो फ्रेमवर्क्स रहता है उनका ही तो आपको ट्रेनिंग मिलता है डेवलपमेंट का. मतलब वो आपको इंटरव्यू में वो आप चेक करते हैं ना कि आपको जावा या पीएचपी या ASP.NET कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है क्या, ठीक है आता है. तो उसके बाद उनको मतलब नहीं है कि वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो आपको एडवांस चीज़ें सिखाए, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करके सारे डेवलपमेंट नहीं होना है. उनके डेवलपमेंट जो होंगे वो उनके पास जो फ्रेमवर्क होगा उसके ऊपर होंगे, तो वो ट्रेनिंग भी आपको उसी के ऊपर प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल फ्लो इन फ्रेमवर्क, सबसे पहले डेटाबेस होगा. डेटाबेस में से कॉलिंग मेथड जो है वो डेटाबेस में से क्वेरी पास होगा. बराबर है. और वो क्वेरी जो है उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में से चीज़ों को हम लोग कॉल करेंगे, है ना. और वो जो कॉलिंग है वो मेनली जाएगा कहाँ पे, एप्लीकेशन लेवल पे. अलग अलग कॉलिंग जैसे आप करेंगे उसके बेस के ऊपर. तो डेटाबेस में से कॉलिंग जाएगा, प्लस वो जो कॉलिंग या वो जो रिक्वेस्ट है वो कौन से प्लेटफॉर्म से आया, मोबाइल प्लेटफॉर्म से आया या डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म से आया. तो मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी iOS या एंड्रॉयड से कहाँ से आया, उसके बेस के ऊपर फिर फाइनली आपको GUI पे वो स्पेसिफिक आउटपुट जो है वो विजिबल होगा. ठीक है. सो हम लोग के पास अगर आप देखेंगे फ्रेमवर्क के अलग अलग क्लासेस रहते हैं. वी हैव सिस्टम इंफ्रा फ्रेमवर्क, मिडलवेयर फ्रेमवर्क, एंटरप्राइज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. तो ये अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. जैसे अगर मुझे सिर्फ अगर कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, तो मिडलवेयर इंटीग्रेशन चलेगा. जैसे गूगल पे जो है, गूगल पे इज अ मिडलवेयर फ्रेमवर्क. तो वो क्या करेगा
पैसा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और उसका इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन डिपॉजिटर और क्रेडिटर दोनों के अकाउंट में डाल देगा, फॉरवर्ड कर देगा उसको। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम लोग के फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आएगा, है ना, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन, बहुत सारे फीचर्स के साथ में। या फिर टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कॉल सेंटर पे हम लोग बनाते हैं, जिस पे आप कॉल करके अपने रिक्वेस्ट रजिस्टर कर पाएंगे, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस हुआ है कि नहीं वो हम लोग यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे। आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो बता सकते हैं। तो एज यू कैन सी, सिस्टम इंफ्रा सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम इंफ्रा सच एज कम्युनिकेशन, यूजर इंटरफेस, ये सब आएगा। ओके, इसके बाद में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स लाइंस और एप्लीकेशन फैमिलीज आर एप्लीकेशन विद जेनरिक फंक्शनैलिटी। मतलब जो हम लोगों को जेनरिक फंक्शनलिटी का मतलब है कि अगर मुझे पता है कि अगर मुझे सोशल नेटवर्किंग टाइप एप्लीकेशन बनाना है तो उसके जेनरिक फंक्शनलिटी क्या रहेंगे। अगर ट्विटर टाइप अगर एप्लीकेशन बनाना है तो उसके जेनरिक फंक्शनलिटी क्या रहेंगे। अगर मुझे व्हाट्सएप टाइप चैटिंग एप्लीकेशन बनाना है तो उसके जेनरिक फंक्शनलिटी क्या रहेंगे। फाइल शेयर हो पाएगा, वॉइस वीडियो कॉल हो पाएगा, मैसेजेस ट्रांसफर हो पाएंगे। मैसेजेस अगर सेंड हुए तो एक टिक बताओ, रिसीव हो गए तो दो टिक बताओ, रीड हो गए तो आप वहाँ पे उसका टिक का कलर चेंज कर दो। नॉर्मल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, उसके हिसाब से अगेन कुछ फीचर्स वहाँ पे चेंज होंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे वही दिया। और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशन विद कॉमन आर्किटेक्ट एंड शेयर्ड कंपोनेंट. Now, adoption may involve components and system, adding a new component, selecting from the library of existing component, and modifying components to meet the new requirement. तो ये सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वही दिया है, वी हैव अ कोर कंपोनेंट। कोर कंपोनेंट मेन उसका जो काम रहेगा जिसको आप कन्फिगर करेंगे विद अदर कंपोनेंट का, विद अदर हम लोग के जो कंपोनेंट्स रहेंगे जहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। लाइक वी हैव वन ड्राइव। सो वन ड्राइव जो है या फिर गूगल ड्राइव है, तो ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड आपके फीचर्स है, एप्लीकेशन कंपोनेंट है जो सिर्फ गूगल ड्राइव सपोर्ट या क्लाउड सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। कोर कंपोनेंट अगर मैं जीमेल की बात करूँ तो कोर कंपोनेंट मेरा क्या रहेगा, जीमेल का ईमेल सिस्टम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, sending an email to 1,000 2,000 people at same point of time, ये आपके कोर कंपोनेंट होंगे, बराबर है। कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन कंपोनेंट, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड गूगल ड्राइव को आपको कनेक्ट करना है विद जीमेल, सो दैट अगर जीमेल के थ्रू भी मुझे एक बहुत बड़ा अटैचमेंट अगर सेंड करना है तो वो भी मैं कर सकूँ। ये आपके एडवांटेज रहेंगे। सो बेसिक कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया। एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, तो कहाँ कहाँ पे हम लोग ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स एंड प्रोडक्ट लाइन के बेनिफिट क्या रहेंगे। एम्बेडेड सिस्टम में मोबाइल फोन एप्लीकेशंस भी हम लोग बना सकते हैं एक साथ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट अलग अलग फीचर्स भी हम लोग यहाँ पे बहुत ईजिली हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। ये सारे आपके एडवांटेज होंगे। प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर में हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एज यू कैन सी
Hello, am I audible, guys? Hello. Yes, you're audible. Yeah. Sorry, that was a network issue. No problem, sir. Yeah. So we'll continue with where we have stopped. So product line infrastructure, that was the point which we were discussing. So product line infrastructure में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों का जो सब सिस्टम्स है उनके क्या स्पेशलाइज फीचर्स है जो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे. Then, at same point of time, as you can see here, the architect must be structured in a such a way to separate different subsystems and to allow them to be modified. The architecture should also separate entities and their description at a higher level in the system access entities. ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है द आर्किटेक्चर ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. इंटरैक्शन सबसे नीचे क्या आएगा, आपका डेटाबेस आएगा जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज अलग अलग डेटाबेस, दैट इज माय रिसोर्स, वो अलाउ करूंगा. और ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐड, अपडेट, डिलीट एंड मॉडिफाई, चार ऑपरेशन अप्लाई होंगे ऑन द डेटाबेस. ठीक है, इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं. ट्रांजेक्शन मतलब एडिंग और डिलीटिंग और मॉडिफाइंग समथिंग. रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे रिसोर्स ट्रैकिंग आएगा, कौन से रिसोर्सेज किसको हम लोगों ने अलॉट किए हुए हैं, उसने कितने बार एक्सेस किया उसको, वो पॉइंट्स आएंगे. देन रिसोर्स कंट्रोल पॉलिसीज आएंगे. एंड रिसोर्स अलोकेशन, किसको रिसोर्स हम लोग अलोकेट कर रहे हैं वो उसका डिटेल यहाँ पे होगा. ट्रैक करो कि कौन कौन से डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है, वो यहाँ पे आएगा. और क्या पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करेंगे हम लोग, वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगे. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में इफ यू नोटिस वी हैव यूजर ऑथेंटिकेशन, बराबर है. रिसोर्स डिलीवरी एंड क्वेरी मैनेजमेंट आएगा, तीन चीज़ें. एंड इंटरैक्शन मतलब यूजर इंटरफेस, दिस इज द GUI जहाँ से इंटरैक्शन होगा सिस्टम के साथ में. ओके, अब उसी का यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दे हैव गिवन वन एग्जांपल आउट हियर. इंटरेक्शन ऑपरेटर इंटरफेस आएगा, फर्स्ट इज. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट जहाँ पे व्हीकल स्टेटस और वो सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं. तो इफ़ यू नोटिस हियर डेटाबेस मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट डेटाबेस बताएंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं, लाइक व्हीकल के बारे में. जैसे आप देखो कि वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज जूम कार्स. तो जूम कार्स में क्या होता है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक कार रेंट पे ले सकता हूँ जहाँ पे मैं ही ड्राइवर रहूँगा, मैं ही 3-4 दिन के लिए इसको ड्राइव करूँगा. ओला या उबेर के जैसा टैक्सी नहीं है ये, बराबर है. तो उबर के जैसा टैक्सी नहीं है, ना ओला के जैसा है जहाँ पे एक ड्राइवर आपके साथ आएगा. इसमें क्या होता है कि 4-5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए मैंने एक टैक्सी रेंट पे ले लिया. ओके, तो जैसे ही मैंने उसको रेंट पे ले लिया, उसके बाद में मैं ड्राइव करूँगा, मुझे चाहिए मैं वहाँ पे उसको लेके जा सकता हूँ. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो इक्विपमेंट डेटाबेस है कि क्या चीज़ें, क्या रिसोर्सेज हम लोगों ने किसको असाइन किए हुए. ट्रांजेक्शन अगर हुआ है, ट्रांजेक्शन मतलब कुछ बुकिंग हुआ है या कुछ और हुआ है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे यहाँ पे. देन व्हीकल डेटाबेस है, क्या उसका नंबर है, क्या उसका RC बुक डिटेल है, वो सब आएगा यहाँ पे. अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ है तो वो इंसिडेंट रिपोर्ट आएगा कहाँ पे, तो उसका मैप डेटाबेस से हम लोग उसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना. रिसोर्स मैनेजमेंट में व्हीकल स्टेटस आएगा, वो यहाँ पे आएगा. इंसिडेंट लॉगर आएगा, इंसिडेंट लॉगर मतलब कुछ भी, अगर कोई कार के साथ अगर कितने बार एक्सीडेंट हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट लॉगर या डायरी के अंदर मेंटेन करके रख सकते हैं. व्हीकल डिस्पैच, अगर कहीं से अगर हुआ है तो कहाँ पे गया है, किसको गया है, उसका एक डिटेल आएगा. व्हीकल लोकेटर आएगा, ऑफ कोर्स ये लोकेटर हमेशा इन्फॉर्मेशन किसको देते रहेगा, ये मैप डेटाबेस जो है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली उसको मैप कर पाएंगे. देन ऑथेंटिकेशन, किसको हम लोगों ने अलॉट किया हुआ है, कौन वो कार लेगा, है ना. और जो कार ड्राइव कर रहा है उसके पास लाइसेंस है या नहीं. और प्लस हम लोग अपर लिमिट सेट कर सकते हैं, जैसे 70 के ऊपर जूम कार नहीं जाएगा. मैप एंड रिपोर्ट प्लानिंग, रिपोर्ट जनरेटर आएगा, क्वेरी मैनेजर आएगा. सो दिस आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए इसके रिलेटेड. व्हीकल डिस्पैच जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे दिया हुआ है. सो आप जूम कार का एग्जांपल लेके ये सब चीज़ें डिस्कस याद रख सकते हैं.
प्रोडक्ट लाइन स्पेशलाइजेशन, अभी हम लोगों को क्या बोला है प्रोडक्ट लाइन स्पेशलाइजेशन में, वी हैव अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन, वी हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एप्लीकेशंस आर डेवलप्ड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। देन अब ये प्लेटफॉर्म मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हो सकते हैं, लाइक वन वी माइट बी हैविंग फॉर विंडोज, Linux, Mac, etc. etc. Then environment specification, like different types of communication equipments जिसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू ऐड कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं, है ना, ये पैटर्न भी हो सकता है। देन फंक्शन स्पेशलाइजेशन हो सकता है। तो फंक्शन स्पेशलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन आर क्रिएटेड फॉर कस्टमर विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो अब वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब जैसे मैं कार यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ या मैं यहाँ से कार बोरो कर रहा हूँ, है ना, उसके हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। देन प्रोसेस स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट वर्जन ऑफ एप्लीकेशन आर क्रिएटेड टू सपोर्ट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस, बाइंग, सेलिंग, एक्सेट्रा अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एट इन दिस डायग्राम सेम थिंग इज प्रोवाइडेड हियर। क्या क्या चीज़ प्रोवाइड हुआ है अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एलिसिट स्टेक होल्डर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि हम लोगों के पास कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, इन शॉर्ट वो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, जिसमें से बेस्ट जो हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। चूज क्लोजेस्ट फिट विच इज रिक्वायर्ड एज पर आर नीड्स। देन उसके आगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट निगोशिएशंस चलेंगे, बराबर है। और उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अडेप्ट द सेम रिक्वायरमेंट इन एग्जिस्टिंग सिस्टम आफ्टर निगोशिएटिंग, मतलब एज पर आर बजट, टाइम एंड रिसोर्सेज, क्या चीज़ें क्या रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे फीड कर सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे काम चलेगा। एंड लास्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिलीवर न्यू सिस्टम इंस्टेंस आफ्टर एवरीथिंग इज डन। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने पीछे डायग्राम देखा उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन प्रोडक्ट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, डिजाइन टाइम कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेवलप द सॉफ्टवेयर मॉडिफाइज द कॉमन प्रोडक्ट लाइन कोर बाय डेवलपिंग, सिलेक्टिंग और अडेप्टिंग कंपोनेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, एक जेनरिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इज डिजाइन फॉर कॉन्फ़िगरिंग बाय द कस्टमर्स और कंसल्टिंग वर्किंग विद द कस्टमर, नॉलेज ऑफ द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग टूल है हम लोग के पास, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस है उसके हिसाब से यहाँ पे जेनरिक सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, वो सर्टेन डेटाबेसेस को हम लोग यहाँ पे, सिस्टम डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले कंपोनेंट सिलेक्शन होंगे। कंपोनेंट सिलेक्शन मतलब व्हेन यू सिलेक्ट द मॉड्यूल्स इन अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी, क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे वो बताएंगे। देन वर्क एंड रूल डेफिनेशन, वेयर यू डिफाइन वर्क फ्लो, validation rules apply to info entered by the user or generated by parameter definition, जहाँ पे हम लोग specify करेंगे values to this parameters जो है यहाँ पे instance of application that we are creating here, वो हो गया। उसके बाद में एप्लीकेशन सिस्टम रीयूज है। अब एप्लीकेशन सिस्टम रीयूज में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव डिफरेंट रीयूजेबिलिटी फैक्टर, लाइक एप्लीकेशन सिस्टम प्रोडक्ट इज अ सॉफ्टवेयर that can be adapted for different customers without changing the source code. So without changing much, we can easily just update things out here. Then उसके बाद में क्या बोला, application system have generic features and so can be used or reused in different environment. Different environment मतलब with mobile app, with computer based application, web application, cloud application, ये सब होगा। उसके आगे application system products are adopted by using built-in configuration mechanism, like example क्या दिया है यहाँ पे आपको, hospital patient record system है। तो अब ये हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम जो है इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट, उनके स्पेसिफिक उनके रिकॉर्ड्स जो है वो कौन से डॉक्टर को देने चाहिए वो हम लोग बता सकते हैं। देन उन्होंने अगर अपॉइंटमेंट दिया हुआ है तो वो अपॉइंटमेंट किसको जाएगा वो हम लोग बता सकते हैं। देन वंस दे आर डन विद द अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद में वो सेम अपॉइंटमेंट्स आगे किसको जाएगा, किसी अगर एक पेशेंट ने एक सेम अपॉइंटमेंट अगर दो या तीन पेशेंट अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम पे उनको हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि किसको वो देना है ना। तो यहाँ पे ये सेम चीज़ आपको दिया हुआ है। एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें हम लोग
ऑनलाइन पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के पास से जो उनके अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे हैं, एंड आफ्टर बुकिंग द अपॉइंटमेंट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो पेमेंट अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बेनिफिट्स क्या रहेंगे? एडवांटेज है, बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना एडवांटेज। प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम रीयूज। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मॉडिफाई हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट यूजुअली हैव टू बी अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट द फंक्शनलिटी, मोड ऑफ ऑपरेशन, वो देखना है। उसके आगे प्रोडक्ट में बी बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू चेंज। तो बहुत बार आपके कुछ एप्लीकेशंस जो है वो आप ही चेंज नहीं कर पाएंगे। ये अगेन एक प्रॉब्लम है कि आप स्टैंडर्ड वे में कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे आप चेंजेस इतना इजीली ऐड नहीं कर पाएंगे। चूजिंग द राइट सिस्टम फॉर एन एंटरप्राइज कैन बी डिफिकल्ट प्रोसेस समटाइम्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखो कि हम लोग चीज़ों को या सॉफ्टवेयर्स को कस्टमाइज वे में इंस्टॉल करते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होगा कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं उनका हम लोग के पास इनफ एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर जो वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा वो वेंडर के पास वो कंट्रोल सिस्टम या उसका स्पेसिफिक सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, ये हम लोग का पॉइंट था। उसके बाद में कॉन्फ़िगरिंग एप्लीकेशन सिस्टम, लाइक यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एन एप्लीकेशन सिस्टम मे बी प्रोड्यूस फॉर डेंटिस्ट दैट हैंडल्स अपॉइंटमेंट, डेंटल रिकॉर्ड्स, पेशेंट रिकॉल, ये सब भी वो बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, सो डोमेन स्पेसिफिक में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी हैव सम सिस्टम्स फॉर हॉस्पिटल्स, और वी हैव सम सिस्टम्स फॉर बैंकिंग सिस्टम। तो उसके हिसाब से उसके डोमेन स्पेसिफिक जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, देन उसके जो आपके यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्फ़िगर करेंगे अगर हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम, या हम लोग अलग अलग सिस्टम कंबाइन करके एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या होगा। हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना खुद का एक कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन सिस्टम बना रहे हैं। देखो, एक सिंगल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स द फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज्ड फंक्शनलिटी। कस्टमाइज्ड मतलब एक सिस्टम को हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे इंटीग्रेट करके चीज़ों को काम करेंगे बेस्ड ऑन जेनरिक सोल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल सोल्यूशन होगा क्योंकि हम लोग कस्टमाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को। तो आपके पास यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग चीज़ों को कस्टमाइज कर पाए। डेवलपमेंट फोकस इज ऑन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या बोला है, डेवलपमेंट सिस्टम इज सिस्टम इंटीग्रेशन, जहाँ पे अलग अलग चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 जगह से उठा के उसको साथ में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों का फोकस जो है वो डेवलपमेंट फोकस इज ऑन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग कुछ चीज इंटीग्रेट तो कर लेंगे लेकिन हम लोग के पास जो नेटवर्क या कंप्यूटर्स है उसके साथ में वो ढंग से काम करेगा कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग का फोकस रहता है। और ये सेकेंड वाला जो है इसमें हम लोग का फोकस किस पर रहेगा कि सब कुछ आप लेके तो आए उसको साथ में इंटीग्रेट करो अभी, है ना। तो वो साथ में प्रॉपर वे में कम्युनिकेट होना चाहिए, साथ में एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली वर्कआउट होना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आता है दैट इज ईआरपी सिस्टम। ईआरपी का मतलब होगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहाँ पे अब ये जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम्स है आपके, ये बहुत बड़े सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर होता है विच समटाइम्स टेक 2 to 3 years मिनिमम फॉर द डेवलपमेंट इन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इनका जो कॉस्टिंग होता है ना वो भी वी कैन से कि उनका कॉस्टिंग जो है वो भी करोर्स ऑफ रुपीस में जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक जेनरिक सिस्टम रहेगा जो कॉमन बिजनेस प्रोसेसेस जो भी रहेंगे आपके, लाइक ऑर्डर ऑनलाइन जनरेट करना बड़े कंपनीज के लिए जहाँ पे हजारों लाखों कस्टमर्स रहेंगे, उनके कंज्यूमर्स रहेंगे, एम्प्लॉयज रहेंगे, उनके उनके चीज़ों को ऑटोमेट करना ये उनका काम रहेगा। ऑर्डरिंग, इनवॉइस, मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक रिलायंस है, रिलायंस जियो है। तो उसमें अभी देखो कितने लोगों ने नए कनेक्शंस परचेस किए, जिसमें से सम माइट बी पोस्टपेड या प्रीपेड कनेक्शंस। देन आप अगर उनको ये कनेक्शंस अगर सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई चेन आएगा। ये सप्लाई करने के लिए आपके पास लॉजिस्टिक्स कैसे अवेलेबल है वो आएगा। देन अगर सप्लाई किए हुए जो आपके कनेक्शंस है उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो वो कैसे आएगा। तो आप यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। अमेजोन दैट इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, परचेसिंग कैसे होगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा,
विच लॉजिस्टिक्स वी आर इंटीग्रेटिंग हियर, और उसके साथ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे होगा कि अगर कोई एक प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद में इफ़ आई डोंट लाइक दैट प्रोडक्ट, तो मनी बैक गारंटी है तो वो इतने टाइम में ही वापस रिटर्न होना चाहिए, वारंटी है तो उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, है ना। और उसके साथ में आपके बिजनेस रूल्स क्या है, बिजनेस रूल्स मतलब अमेजोन के अपने रूल्स विथ द मर्चेंट्स हु आर कनेक्टेड और सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, वो हम लोग बताएंगे। और उसके स्पेसिफिक आपका सिस्टम डेटाबेस होगा। सो वो ईआरपी आर्किटेक्चर जो मैंने आपको बताया, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स टू सपोर्ट डिफरेंट बिजनेस फंक्शन, वी हैव डिफाइंड सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जहाँ पे हर एक मॉड्यूल जो है वो आपस में लिंक्ड रहेगा, वो बताया हुआ है ना। ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, सिलेक्टिंग द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी फ्रॉम द सिस्टम, जहाँ पे डेटा मॉडल्स हम लोग बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन डेटा विल बी स्ट्रक्चर्ड इन द सिस्टम, डिफाइनिंग बिजनेस रूल्स दैट अप्लाई टू दैट डेटा, देन एक्सपेक्टेड इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल सिस्टम्स क्या होगा वो बताएंगे, देन इनपुट फॉर्म्स एंड आउटपुट रिपोर्ट जनरेटेड, मतलब इनपुट क्या देंगे और उसके बेस के ऊपर क्या आउटपुट आपको मिलना चाहिए, है ना। रिपोर्ट्स क्या जनरेट होंगी, कितना सेल हुआ हम लोगों का, बाकी के कंपैरिजन में कितना सेल हुआ वो बता सकते हैं। देन न्यू बिजनेस प्रोसेस दैट कंफर्म्स द अंडरलाइंग प्रोसेस, जैसे अगर जियो ने अपना कोई नया बिजनेस चालू किया, तो उसको भी आपको यहाँ पे साथ में इंटीग्रेट करना पे आएंगे हम लोग के। देन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम में हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम आर एप्लीकेशन दैट इंक्लूड टू और मोर एप्लीकेशन सिस्टम प्रोडक्ट प्लस लेगेसी एप्लीकेशन। लेगेसी मतलब नया सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पुराना आपके पास जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर था, उसके आपके क्या फीचर्स यहाँ पे अभी अवेलेबल है। देन डिजाइन चॉइसेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, which includes application systems offer most appropriate functionality, that may be several application system products available which can be combined in different ways। तो यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन चॉइसेस रहते हैं, अनअप्रोप्रिएट फंक्शनलिटी आप कौन से वे में प्रोवाइड करेंगे। लाइक देखो, जैसे आप अगर देखेंगे ना कि हम लोग जो मेन यूज़र पैनल जो है हम लोगों का जीमेल का, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप प्राइमरी, प्रमोशनल, सेकेंडरी ईमेल वाइज उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप और एक थर्ड फोर्थ कैटेगराइजेशन और बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप ये सारे कैटेगराइजेशन जो है वो हटा भी सकते हैं। सो दैट इज आवर डिजाइन चॉइस, जहाँ पे हम लोग यूजर को अपना प्रोफाइल, अपना इनबॉक्स कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे रहे हैं एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। देन डेटा एक्सचेंज कैसे होगा, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मुझे कुछ डेटा अगर प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। नाउ ये जो आपका डेटा जो आ रहा है, वो सपोज अलग अलग टाइप के डेटाबेस में से आ रहा है ना, तो वो टाइम पे उसको हम लोग साथ में कंबाइन कैसे करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो वो आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखो क्या बोला, एन इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, क्लाइंट एंड सर्वर है। क्लाइंट के पास ब्राउजर रहेगा, ईमेल सिस्टम रहेगा, सर्वर के पास ई कॉमर्स के सारे फैसिलिटीज रहेंगे। प्रोडक्ट ऑर्डरिंग, उसका इन्वॉइस जनरेट करना, कहाँ पे वो गया है, कभी प्रोसेस होगा, उसके इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस ई कॉमर्स सिस्टम। अडेप्टर में क्या होगा, वी कैन अडेप्ट ऑर्डर और इन्वॉइस। अब ये जो अडेप्टर है, मतलब आपका ऑर्डर अगर एक्सेप्ट हो गया, तो ईमेल सिस्टम के थ्रू नोटिफाई करना, वो भी यहाँ से भी आगे जाएगा। ओके। सो सर्विस ओरिएंटेड इंटरफेसेस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इनटू सर्विस ओरिएंटेड। A service-oriented approach means allowing access to application system functionality through a standard service interfaces। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वी हैव वन एप्लीकेशन जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीमेल है, तो जीमेल के अंदर हैंगआउट फैसिलिटी है, उनका क्लाउड फैसिलिटी है, ये सब साथ में इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है। और उसको छोड़ के भी अगर मैं अगर पेमेंट फैसिलिटी अगर डालता हूँ, तो वो भी यहाँ पे बहुत इजीली अडॉप्ट हो सकता है। सो दोज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस, जिसको हम लोग एप्लीकेशन रैपिंग बोलते हैं या सर्विस रैपिंग बोलते हैं, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन में हम लोग मल्टीपल सर्विसेज रैप करते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला, एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स क्या होंगे उसके, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ फंक्शनलिटी एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने मल्टीपल सर्विसेज को क्या किया है, इंटीग्रेट किया है साथ में। तो वो स्टैंडर्ड वे में जो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, वही आप यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। सो एप्लीकेशन सिस्टम में भी लेस इफेक्टिव। Then problem with application interoperability is different applications may make different assumption, that means integration is sometimes quite difficult।
बिकॉज आप कहीं ना कहीं याहू के कुछ फंक्शनलिटी कंबाइन कर रहे हैं, गूगल के कंबाइन कर रहे हैं, फेसबुक के कंबाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ में ये अगेन डिफिकल्टी होता है. नो कंट्रोल ओवर सिस्टम इवोल्यूशन, like application system vendors not system user control evaluate support from vendors. Sometimes there are not enough support offered from the vendors, और उसके वजह से भी आप लाइफ टाइम कोई एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाते हो, या टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के बाद में आपका जो वेंडर है उसने वो सपोर्ट जो है अभी वो स्पेसिफिक ओल्डर टेक्नोलॉजी पे वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लमेटिक थिंग. So that's it. Here we are done with chapter 3 of unit 5. Okay, these are the key points. Now we'll start with chapter 4 of unit 5. So, chapter 4 of unit 5 talks about distributed system engineering. Distributed मतलब क्या होता है? Collection of independent computers that appears to the user as a single coherent system. फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि हम लोग के पास बैंक है, तो अभी एक जो बैंक है उसके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे. जैसे ICI या HDFC बैंक है, तो अब उसके हम लोगों के अलग अलग ब्रांचेस है. ऑल ओवर मुंबई अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस है. तो अब ये जो भी ब्रांचेस है उसके, तो वो कौन से ब्रांचेस पे क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे देखना है या उसको मेंटेन करना है. कोई यूजर के न्यू अकाउंट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, तो वो जो अकाउंट्स है वो हम लोगों को यहाँ पे मेंटेन करना है, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन्स पे हम लोगों को फोकस करना है. तो वो सारी चीजें हम लोग कैसे फोकस आउट कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, सो वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हुआ कि आपका डेटा स्टोर जो होगा वो तो सेंट्रल लोकेशन पे होगा, लेकिन ब्रांचेस बाय ब्रांचेस कोई एक डेटा जो बार बार आपको अवेलेबल है ना, वो हम लोग वहाँ पे आपको निकाल के देंगे, सो दैट आप सर्वर पे ज़्यादा रिक्वेस्ट ना भेजो और सर्वर जो है वो ओवरबर्डन या ओवरलोडेड ना हो जाए. अदरवाइज क्या होगा, सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा ना, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा तो उसके साथ में उतना ही सर्वर आपका ब्लॉक होगा या ओवरलोड हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए. आपके जो सर्विसेज है वो स्मूथ चलने चाहिए. सो दैट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव वन एग्जाम्पल कि वी हैव बोरीवली ब्रांच ICI का. तो बोरीवली ब्रांच के जो भी कस्टमर्स है उनका एक डेटा का कॉपी जो है वो हम लोग उनके लोकल सर्वर पे छोड़ के रखेंगे, सो दैट बार बार वो मेन सर्वर को डिस्टर्ब ना करे. ठीक है, उसका एडवांटेज क्या होगा कि इन रेयर कंडीशन अगर आपके ब्रांच के बाहर का अगर कोई कस्टमर आया है जिसको अगर कुछ काम है, तभी आप सर्वर को डिस्टर्ब करेंगे. अदरवाइज लोकल जो भी काम है आप वो खुद से अपने लोकल डेटाबेस के हेल्प से कर लेंगे. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? रिसोर्स शेयरिंग होगा, ऑफ कोर्स. आपके एक ही डेटाबेस जो है वो क्या हो गया, आपका रिसोर्स हो गया. तो हम लोगों ने मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में, मल्टीपल यूजर्स के बीच में रिसोर्स शेयर किया हुआ. ओपननेस रहेगा, मतलब कोई एक लोकेशन पे अगर चेंजेस रहेंगे तो वो सेम चेंजेस जो है वो बाकी सब जगह पे रिफ्लेक्ट होंगे, है ना. कॉन्करेंसी यहाँ पे जनरेट हो सकता है, मतलब वन डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. इसको कॉन्करेंट एक्सेस बोलते हैं. सेम डेटा is accessed by multiple user at same point of time. स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तभी हम लोग नए रिसोर्सेज नए फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं. फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी होता है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस की, तो उसमें क्या होगा कि कोई एरर या कुछ अगर आ रहा है तो उसको सिस्टम कितना खुद से कितना वेरीफाई कर सकता है, कितना देख सकता है, वो पॉइंट्स आएंगे. सो हियर वी नाउ स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. सो वहाँ पे आपको क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के आपके यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिए. दिस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन सिस्टम्स दैट रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50 जगह पे आपने 50 ब्रांच के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. अब वो 50 ब्रांच जो भी अगर ऐड अपडेट डिलीट मॉडिफाई जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो सेम सेंट्रल लोकेशन पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए. वो आपका एडवांटेज भी है. कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में ये जो भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा. सो देर इज नो सिंगल ऑथोरिटी इन चार्ज ऑफ द सिस्टम. So top-down control is impossible here because central
सेंट्रलाइज लोकेशन पे होगा कि एक ही जगह से नेटवर्क एडमिन या डेटाबेस एडमिन आपका सारा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये सेम चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किए चीज़ों को, जहाँ पे अलग अलग उनके डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं। डिजाइन इश्यूज, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम आ सकता है, बराबर है। देन ओपननेस प्रॉब्लम आ सकता है। देन स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, कोई न्यू फंक्शंस डाल रहा है, वो प्रॉब्लम आ सकता है। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके भी आपको पॉलिसी बना के रखने पड़ेंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब थ्रूपुट जो है वो हम लोगों का इतना टू द पॉइंट नहीं होता है ना। फेलियर मैनेजमेंट सपोज अगर प्रॉपर नहीं आ रहा है, सो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ट्रांसपेरेंसी क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यूजर शुड नॉट बी अवेयर दैट द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ट्रांसपेरेंसी नाउ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूजर शुड नॉट बी अवेयर दैट द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सर्विसेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप देखो कि गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ अगर मैं शेयर करूंगा, तो और मैंने कितने लोगों के साथ शेयर किया है उसको आपको आइडिया नहीं है, कितने लोग साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर रहे हैं आपको पता नहीं है ना। सो यहाँ पे हम लोग वो बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आइडियली यूजर पता नहीं है, लेकिन वो जब अगर कोई सर्विस अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो इट शुड लुक लाइक कि ओके वो एक ही लोकेशन से प्रॉपरली एक्सेस हो रहा है या वर्क हो रहा है। So this is impossible because parts of the system are independently managed and because of network delay. To achieve transparency, resource should be abstracted and addressed logically rather than physically. Okay, openness का मतलब क्या है? Component from any supplier can be integrated into the system. ये openness है कि जैसे आप देखो कि एक मैंने कोई फंक्शन या फैसिलिटी लिया जो अमेजोन के पास से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक गूगल के पास से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक फेसबुक के पास से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे आपके सिस्टम में वो एक ओपननेस होना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सके। स्केलेबिलिटी ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टवेयर का साइज बढ़ा सकते हैं, है ना, उसमें और नए मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप स्केल तो कर लिए, लेकिन वो साथ में मैनेजेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर को बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं, लेकिन जब उसको मेंटेन करने का बारी आया, उसमें से जब बग फिक्स करने का बारी आया, उसमें को उसका परफॉर्मेंस मेंटेन करने का जब टाइम आया, तो आप अभी वो हैंडल नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हो गया। सो मैनेजेबिलिटी जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रहा है आपके साइड से। ओके, सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बहुत सिंपल पॉइंट है, अटैक नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। ओके, टाइप्स ऑफ अटैक। अब अटैक क्या होगा ये तो हम लोग को पता ही है। अनऑथोराइज पीपल ट्राइज टू गेट द एक्सेस ऑफ सम रिसोर्सेज और डेटा ऑन योर सिस्टम इन डिफरेंट वे, जहाँ पे कोई बैकडोर फाइंड करके ट्राई करेगा, कोई किसी का अकाउंट के अंदर अनऑथोराइज पर्सन उसका पासवर्ड गेस करने का ट्राई करेगा, है ना। डिक्शनरी पासवर्ड अगर आपने रखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं मैं ट्राई करूंगा अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन और अकाउंट क्रैक करने का ट्राई करूंगा। तो ये आपके अलग अलग अटैक्स हो सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ अटैक में अगर आप देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेनली आपके जो अटैक्स रहेंगे वो ये चार टाइप में कैटेगराइज रहेंगे। एक इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मतलब जहाँ पे आप कुछ डेटा भेज रहे हैं और वो जो डेटा है वो डेटा अभी प्लेन टेक्स्ट में, आपने उसके ऊपर एनक्रिप्शन अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा, कोई भी आके बहुत इजीली उसको एक्सेस कर सकता है ना। तो वो आपका इंटरसेप्शन पॉइंट आएगा। ओके, वो इंटरसेप्शन पॉइंट आएगा। So, सबसे पहले क्या होगा, इंटरसेप्शन, कि कोई मैसेजेस आपके इंटरसेप्ट कर सकता है क्या, वो पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर एनक्रिप्शन अगर अप्लाई नहीं किया है, तो एनीवन कैन इंटरसेप्ट योर मैसेजेस, है ना, वो प्रॉब्लम हो सकता है। देन नेक्स्ट जो है वो है इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब सर्विसेज को या सर्वर को कोई डाउन लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है, डॉस अटैक। इमेजिन अ सिचुएशन, आपका ईमेल अकाउंट पे अगर मैं एक साथ 5,000 10,000 ईमेल अगर सेंड कर दूं, तो क्या होगा, आपका ईमेल अकाउंट जो है वो टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगा या ओवरबर्डन हो जाएगा।
और जो काम के ईमेल है वो आप फैच आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो सर्वर के ऊपर भी हम लोग ऐसे डमी रिक्वेस्ट भेजते हैं, या जिसको हम लोग ब्लैंक कॉल्स बोलते हैं, वो करता है। जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्क में थ्री वे हैंडशेक देखा रहेगा। सिंपली क्या होता है कि ब्लैंक कॉल्स का मतलब क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक का मतलब क्या होता है कि मैं आपको कॉल करूंगा, रिंग गया, आपने कॉल रिसीव किया, वो जो रिंग है मतलब मेरा क्वेरी था आपको आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो वो क्वेरी, मेरा जो क्वेरी सेंड हुआ, मेरा जो रिक्वेस्ट सेंड हुआ, उसको आपने एक्नॉलेज किया सामने हेलो बोल के, और वो हेलो को मैं एक्नॉलेज करूंगा वापस हेलो बोल के। तो जो सेंडर एंड रिसीवर दोनों जब एक दूसरे को हेलो हेलो सुन लेते हैं कि हाँ मेरा आवाज आपको जा रहा है, आपका आवाज मुझे आ रहा है, उसके बाद में दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। तो थ्री वे हैंडशेक क्या हो रहा है, पहला रिंग गया है ना। सो थ्री वे हैंडशेक वर्क कैसे करेगा, पहला यहाँ पे कॉल गया, आपने वो कॉल को एक्नॉलेज किया बाय सेइंग हेलो, और उसको वापस मैंने हेलो बोल के वो हेलो को एक्नॉलेज मैंने यहाँ पे किया। तो ये जो एक्नॉलेज है, ये एक्नॉलेज का एक्नॉलेजमेंट मैंने सेंड किया है ना, ये थ्री वे हैंडशेक हो गया। अब मेनली जब ये डॉस अटैक होता है तो उसमें क्या होता है, ये थ्री वे हैंडशेक में लास्ट में यहाँ पे ये जो हेलो है ना, ये हेलो को हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये वाला होता नहीं है, मतलब ब्लैंक कॉल गया, आप कॉल रिसीव कर रहे हो लेकिन कोई सामने कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स हम लोग सर्वर पे डाल रहे हैं। तो सर्वर क्या करेगा, सर्वर विल वेट कि ओके ये जो पर्सन है वो सामने हेलो बोलेगा, है ना, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्ड आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स सर्वर पे डालते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली ट्रैफिक जनरेट करते हैं, जिससे काम का चीज वो रह जाएगा उसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई डेटा जो आप सेव कर रहे हैं या वहाँ पे भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन दैट शुड नॉट एग्जिस्ट एंड देन यूजर दिस टू गेन सम प्रिविलेजेस। अटैकर जनरेट्स इंफॉर्मेशन दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। तो कोई नया इंफॉर्मेशन, कोई नया डेटा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे फैब्रिकेट किया हुआ है। दिस इज दैट पॉइंट। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये क्वालिटी आएगा। तो एज यू कैन सी रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट। तो रिस्पॉन्स टाइम इट शुड बी बिटवीन एटलीस्ट इट शुड बी 5 to 6 सेकेंड्स। इससे कम रहेगा तो अच्छा है, इससे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका 5 to 6 सेकेंड्स रहेगा। थ्रूपुट मतलब अगर 1000, 2000, 5000 लोग, 10,000 लोग भी अगर एक्सेस कर रहे हैं तो भी ये आपका जो रिस्पॉन्स टाइम जो है, परफॉर्मेंस जो है वो सेम वे में मेंटेन होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, सो क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। टाइम क्रिटिकल डेटा होता है बहुत बार, जैसे मैच, हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इसका लाइव स्ट्रीमिंग आ रहा है। तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग जब आ रहा है तो उसमें साउंड और वीडियो जो है ये दोनों सिंक में आने चाहिए, बराबर है। अगर मुझे कमेंट्री पहले सुनाई देता है, जैसे नॉर्मल हम लोग का साइंस का कंसेप्ट है कि साउंड जो है वो सपोज अगर स्लो है या वो फास्ट आ रहा है, और वीडियो जो है वो सपोज स्लो आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग फिजिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो एक का स्पीड थोड़ा स्लो है दूसरे के स्पीड से। तो वो टाइम पे क्या होगा, एक चीज आपको या तो पहले सुनाई देगा या दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा, बाद में सुनाई देगा। सो अगर आपको कमेंट्री पहले सुनाई दे गया और बाद Sir, में अगर वीडियो दिख रहा है, यस। so sorry to interrupt you, but sir, it is 2:20, sir. आपको हाँ, अटेंडेंस। ओके, या ओके ओके। सो आप देखो यहाँ पे टाइम क्रिटिकल डेटा के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि साउंड एंड वीडियो अगर दोनों सिंक्रोनाइज नहीं है, सो दैट विल ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक थिंग। जहाँ पे आपको पहले सपोज कमेंट्री सुनाई दिया कि ओके ये चीज हो गया, और बाद में अगर वो वीडियो दिख रहा है तो वो एक्चुअल जो एक्साइटमेंट है वो ही हाफ हो जाएगा। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस में टाइम क्रिटिकल डेटा के ऊपर भी हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, I'll just take attendance first. Okay, sir. Okay.
So we'll continue again. Next जो है that is failure management. एज नेम सजेस्ट फेलियर मैनेजमेंट मतलब जब कभी अगर सिस्टम में कोई फेलियर आता है तो कितना एफिशिएंटली आपका सिस्टम उसको हैंडल कर पाता है. सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इट इज इनएविटेबल दैट फेलियर विल अकर. ठीक है. सो द सिस्टम हैज टू बी डिजाइन टू रेजिलिएंट टू द फेलियर्स. एज वी नो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उतना फेलियर के चांसेस बढ़े. सो distributed system should include a mechanism for discovering if a component of the system has failed. और अगर फेलियर है तो अगर वो खुद से रिपेयर कर पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट फॉरवर्ड दिस नोटिफिकेशन एड कि जहाँ पे हम लोग ये फेलियर्स को टैकल कर पाए. मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन क्या बोला है? देयर आर टू मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? प्रोसीजर इंटरेक्शन होगा एंड सेकेंड इज मैसेज बेस्ड. सो प्रोसीजरल इंटरेक्शन वेयर वन कंप्यूटर कॉल्स ऑन अ नोन सर्विस ऑफर्ड बाय अनदर कंप्यूटर एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स. सो एक कंप्यूटर क्या करेगा? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना, ये प्रोसीजरल इंटरेक्शन होगा. जैसे मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वो प्रोसीजरल इंटरेक्शन हो गया. या फिर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉलिंग. सो वहां पे क्या बोला है? कंप्यूटर कॉल्स ऑन अ नोन सर्विसेज ऑफर्ड बाय अनदर कंप्यूटर. कोई एक सर्विस जो है और वो अभी कभी ऑफर होगा उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ. मैसेज बेस्ड इंटरेक्शन बहुत सिंपल है. सेंडिंग इंफॉर्मेशन कि कौन से सर्विसेज रिक्वायर्ड है, मैंने मैसेज पास कर दिया और उसके बाद में मैं वेट करूंगा कि आप कब रिस्पॉन्ड करोगे. तो अब देखो ऊपर वाले में प्रोसीजरल इंटरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ पता है? कि मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, तो जब मैं कॉल करूंगा आप रिसीव करना चाहिए आपको, है ना. और सेकेंड वाले में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ रहा हूँ कि जब भी आपको टाइम रहेगा आप रिस्पॉन्ड करो, वो टाइम पे हम लोग अपने सर्विसेज जो भी रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट कर लूंगा. सो प्रोसीजरल इंटरेक्शन, जैसे अगर मैं होटल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? टोमेटो सूप मांगा, उसके बाद में उसके साथ जो भी हम लोगों को दूसरे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मांगूंगा. तो अब होटल में जाने के बाद में मैं ऑर्डर के टाइम पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई अभी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, आपके पास जब भी 1-2 घंटे में टाइम निकलेगा तो ये मेरा ऑर्डर प्रिपेयर कर देना. नहीं, दैट विल नॉट वर्क. यहाँ पे क्या होगा? देयर इज डिफरेंट थिंग. लाइक सबसे पहले मैंने स्टार्टर मंगाया XML के अंदर, जैसे हम लोग अपने कस्टमाइज टैग्स लिखते हैं वैसा हो गया. ये है स्टार्टर. स्टार्टर में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो डिश के नाम डाल दिए. बाद में मेन कोर्स. वंस वी आर डन विथ मेन कोर्स, अकम्प्लिशमेंट में जो भी कुछ है वो हम लोगों ने ऐड कर दिया और फाइनली बिलिंग हो जाएगा. सिंपल है. तो ये आपका प्रोसीजरल इंटरेक्शन हो गया ना. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोसीजरल इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसी को हम लोग रिमोटली कॉल करेंगे. अब रिमोटली कॉल करने का मेन पर्पस क्या है? कि सबसे पहले तो एक कॉमन प्रोसीजर्स ही हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए रखेंगे. दूसरी बात, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से सारे प्रोसीजर्स जो है इसको हम लोग सर्वर पे रख रहे हैं. तो ये जो मेरा रिमोट लोकेशन जो है ये क्या है? सर्वर है. तो सर्वर से मैं ये सारे प्रोसीजर्स को कॉल कर रहा हूँ. तो प्रोसीजर कम्युनिकेशन क्या होगा? इन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर रिमोटली होगा, सर्वर से होगा. इन अ रिमोट प्रोसीजर वन कंपोनेंट कॉल्स अनदर कंपोनेंट, वही है. और उसके बाद लोकल पैरामीटर्स या लोकल डेटा जो है वो हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, वर्कआउट करेंगे. बहुत सिंपल है. देयर आर सम प्रोसीजर विच आर स्टोर्ड एट द सर्वर. तो मैं यहाँ से डेटा पास करूंगा, वो प्रोसीजर में वहाँ पे फीड होगा. जैसे आप देख लो कि सर्वर के पास कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम जो है वो मैंने वहाँ पे स्टोर किया. तो मुझे अगर 2+2 करना है तो डेटा मैं जो है वो सर्वर पे भेजूंगा और 2+2 का एडिशन जो है वो सर्वर पे जो एडिशन वाला फंक्शन है वो कॉल होगा और उसमें वो डेटा फीड होगा, रिजल्ट जनरेट होगा और वो क्लाइंट के पास आएगा. सिंपल. मैसेज पासिंग एज नेम सजेस्ट, मैसेज इंटरेक्शन होगा. जो भी मैं कंपोनेंट ने जो भी मैसेज क्रिएट किए हुए हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर के बीच में इंटरेक्शन होगा, पास ऑन होंगे. मिडिल लेयर आता है या मिडिल वेयर आता है. मिडिल वेयर ये हम लोगों का सॉफ्टवेयर आएगा. जैसे अगर मैं पेमेंट गेटवे की बात करता हूँ तो वो उसको हम लोग मिडिल वेयर बोलेंगे. कि जहाँ पे दो बैंक अकाउंट को सिक्योरली कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? गूगल पे कर रहा है या पेमेंट गेटवे कर रहा है. तो सिक्योरली मनी ट्रांजेक्शन यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा. ये आपका मिडिल वेयर हो गया. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल दिया हुआ है. सो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन कंपोनेंट है. देन अंडर दिस एप्लीकेशन वी हैव दिस मिडल वेयर. अब इसको मैं ड्राइवर भी बोल सकता हूँ.
ठीक है। और ये ड्राइवर जो है वो फिर बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होगा और वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट कराएगा। अब ये जो नेटवर्क है ये वीपीएन भी हो सकता है, बराबर है, या फिर मेरा प्राइवेट इंट्रानेट भी हो सकता है, इंट्रानेट, या इंटरनेट भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तीनों हो सकता है। सो यहाँ से फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू वो फिर दूसरे नेटवर्क या दूसरे सिस्टम पे जाएगा, वहाँ पे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उसका मिडलवेयर रहेगा, उसके एप्लीकेशन रहेंगे। तो ये आपस में उनका कम्युनिकेशन इंटरैक्शन हो सकता है। सो मिडलवेयर क्या बोला है, प्रोवाइड्स अ लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे जैसे अगर मैं ओला या उबर यूज कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, आपको लोकेशन ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा ना, कि जहाँ पे कौन से एप्लीकेशन आपके एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे। जैसे आप देखो कि मैं अगर स्विगी यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज फूड ऑर्डरिंग के लिए, तो वो जो स्विगी में यूज़ कर रहा हूँ उसका लोकेशन क्या है वो हम लोग बताएंगे। बाय यूजिंग दिस कॉमन सर्विसेज कंपोनेंट कैन इजीली इंटरैक्ट और इंटरऑपरेट एंड प्रोवाइड यूजर सर्विसेज इन अ कंसिस्टेंट वे, बराबर है, वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। सो वो हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर सपोर्ट पे प्रोवाइड करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का पैटर्न है वो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। बहुत सिंपल है, अभी क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा ही है। एक वेब ब्राउजर या मोबाइल एप्लीकेशन है जो सर्वर से कनेक्ट करेगा, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हो गया। वी हैव मल्टीपल सर्वर और उसके लिए मल्टीपल क्लाइंट्स रहेंगे हम लोगों के। अब वो आपके नेटवर्क में भी हो सकते हैं, नेटवर्क में भी हम लोग के पास ये मल्टीपल सर्वर्स है और उनके साथ मल्टीपल क्लाइंट्स है, वो एज पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट वो आपस में अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेयर्ड आर्किटेक्चर है फॉर क्लाइंट सर्वर, तो सबसे बेस पे आपका डेटाबेस है। वो डेटाबेस को प्रोसेस करने के लिए हम लोग के पास कोई ना कोई एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होगा। उसके साथ में एज यू कैन सी वी हैव डेटा हैंडलिंग और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन आएगा। तो सपोज वी हैव मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो लास्ट 6 महीने के सपोज मुझे अपने बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल रिक्वायर्ड है, तो वो क्वेरी फायर करेगा कहाँ पे, डेटाबेस पे। अब ये जो भी 6 महीने के 100-200 ट्रांजेक्शन डिटेल आया है वो डेटा हैंडलिंग के थ्रू क्या होंगे, बफर होंगे टेम्पररी, और प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू एक टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे, जिससे मैं वो रिकॉर्ड्स को इजीली समझ पाऊंगा। और उस पर चाहिए तो मैं फिल्टर ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है कि ये XYZ अकाउंट से ही कितने ट्रांजेक्शन हुए या कितने बार पैसा आया मेरे अकाउंट में। सो लेयर इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, सबसे पहले प्रेजेंटेशन होगा, डेटा हैंडलिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो ही दिया है यहाँ पे। आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। सो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर जो रहेंगे अलग अलग क्लाइंट सर्वर में, एक हो सकता है मास्टर स्लेव, एज नेम सजेस्ट, एक मेन रहेगा एक स्लेव कंप्यूटर रहेगा। स्लेव कंप्यूटर मतलब ये जो मेन कंप्यूटर है उसके थ्रू ही ऑपरेशंस लेके, उसके थ्रू ही डेटा लेके वो यहाँ पे काम करेगा। देन वी हैव 2 टियर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा 2 टियर, मतलब जहाँ पे एक क्लाइंट रहेगा और एक मेन सर्वर रहेगा, और सर्वर पे ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे डेटा हैंडल करने के, ऑथेंटिकेशन के, यूजर्स को लॉगिन प्रोवाइड करना, उनका सेशन मेंटेन करना, वो सब। उसके बाद में हम लोग के पास मल्टी टियर आर्किटेक्चर होता है। मल्टी टियर में क्या होगा, वी हैव वन क्लाइंट, बराबर है, ये टियर 1 रहेगा, देन सर्वर दैट इज टियर 2 होगा, एंड देन डेटाबेस सर्वर हो सकता है मेरा जो टियर 3 होगा, है ना। तो वी हैव मल्टीपल टीयर्स फॉर मल्टीपल स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस। देन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स एज वेल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी अभी के लेक्चर में डिस्कस किया। एंड लास्ट जो है वो है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हम लोग टॉरेंट जैसे कोई एक सिस्टम आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं। सो मास्टर स्लेव जो मैंने आपको बताया वही है, आप पढ़ लो। सो मास्टर स्लेव में यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये मास्टर कंट्रोल सिस्टम, जो हम लोग के पास यहाँ पे सेंसर प्रोसेसर है, सेंसर प्रोसेसर जो आपका स्लीव सिस्टम है, और एक लाइट कंट्रोल प्रोसेसर है दैट इज ऑल्सो आवर स्लीव सिस्टम। सो एक मास्टर के पास मल्टीपल सच स्लीव सिस्टम्स हो सकता है। तो कौन से टाइम पे कौन सा सेंसर एक्टिवेट होना चाहिए, ट्रैफिक फ्लो सेंसर, कैमराज, सीसीटीवी कैमराज है, तो अगर कोई अगर ट्रैफिक रूल्स अगर ब्रेक कर रहा है तो आप ये सीसीटीवी में उनका फुटेज स्टोर करो, उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दो। तो ये हम लोगों ने अलग से सेंसर लगाया हुआ है, वो यहाँ पे काम करेंगे। और ये आपका लाइट कंट्रोल प्रोसेसर है, मतलब अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स को एक साथ ज्वाइन कर रहा है। जैसे एक ही रोड पे अगर कंटिन्यूअसली अगर 4 सिग्नल्स है, तो कौन सा सिग्नल कौन से टाइम पे कौन
सा इंडिकेशन देगा वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर कहीं पे अगर चेंजेस हो गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। अगर दो सिग्नल साथ में चालू हो गए दो दो रास्ते के, तो क्या होगा, दोनों लोग एक साथ जाने की ट्राई करेंगे और एट दी एंड ट्रैफिक हो जाएगा। सो टू टियर आर्किटेक्चर क्या होता है हम लोग को पता ही है। अब टू टियर के अंदर दो पैटर्न्स आते हैं आपके टू टियर आर्किटेक्चर में, क्लाइंट सर्वर में। एक आपका थिन क्लाइंट आता है, एक थिक क्लाइंट या फैट क्लाइंट बोलते हैं जिसको। सो अभी आपका जो थिन क्लाइंट है, थिन क्लाइंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये आपका क्लाइंट है, ये दूसरा क्लाइंट है, ये तीसरा क्लाइंट है। अब ये जो भी क्लाइंट्स है ये सारे आपके सर्वर से कनेक्टेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होगा वो सर्वर से होगा। MS वर्ड, पावर पॉइंट, कोई एप्लीकेशंस भी ऐड लोड होंगे वो सर्वर से होंगे। एक छोटा सा अगर नोटपैड भी अगर आपको अपने कंप्यूटर पे ये क्लाइंट पे अगर ओपन करना है ना, तो वो सारे रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर से आएंगे। ऑल रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम सर्वर ओनली। एक भी चीज क्लाइंट के पास नहीं रहेगा, क्लाइंट के पास अपना मेमोरी ही नहीं है, ठीक है, मतलब उसके पास अपना कैबिनेट ही नहीं है जो नॉर्मल सिनारियो में होता है। और थिक क्लाइंट या फैट क्लाइंट मतलब हम लोगों का कॉलेज का कंप्यूटर लैब। यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि आपके पास अपने खुद के कंप्यूटर रहता है, सर्वर रहता है, लेकिन मेनली बहुत सारे काम क्लाइंट जो है वो खुद से कर सकते हैं। बार बार सर्वर इंटरैक्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपके फैट क्लाइंट या थिक क्लाइंट होता है। सो थिन क्लाइंट, थिक क्लाइंट मैंने डिफरेंस बता दिया, आप पढ़ लेना अभी यहाँ से। एटीएम मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट क्लाइंट, क्योंकि एटीएम मशीन के पास अपना खुद का मेमोरी है, अपना खुद का प्रोसेसर है। वेरिफिकेशन के लिए वो बैंक से खुद से कनेक्ट हो सकता है ना, लेकिन हाँ वो डिटेल वो सर्वर पे देगा प्रोसेसिंग के लिए और उसका रिजल्ट वो यहाँ पे लेके आएगा। फिर पैसा जो है वो भी एटीएम खुद से ही आपको बाहर निकाल के दे रहा है, तो उसके लिए भी ये फैट क्लाइंट ही है ना। तो हम लोगों ने एटीएम को रिफिल किया हुआ और उसमें से चाहिए उतने पैसे वो आपको निकाल के देगा, वो सर्वर से नहीं मंगा रहा। सो इसके लिए इसको फैट क्लाइंट बोलेंगे। सो थिन क्लाइंट एंड फैट क्लाइंट जो है इसके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पे दिया है। डिस्टिंक्शन क्या रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप यहाँ से पढ़ लेना। मल्टी टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत सिंपल है, एज इट इज गिवन। ये आपका क्लाइंट जो है ये आपका फर्स्ट टीयर है, दिस इज टीयर 1। क्लाइंट के साइड से अलग अलग रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देन वो जाएंगे आपके वेब सर्वर के ऊपर। अब वेब सर्वर की से आगे फिर वो एसक्यूएल क्वेरी जो है वो जाएगा आपका डेटाबेस सर्वर पे, है ना। तो सपोज अगर ये क्लाइंट ने अगर लॉगिन रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो वो जो लॉगिन डिटेल है यूजर नेम पासवर्ड वो वेब सर्वर पे गया। वेब सर्वर से एक एसक्यूएल क्वेरी जो है वो जाएगा आपका डेटाबेस सर्वर पे, और डेटाबेस सर्वर पे जो लॉगिन टेबल है, लॉगिन टेबल में से वो डिटेल फैच होंगे और यूजर ने एंटर्ड यूजर डिटेल के साथ में वो ये वाले डेटाबेस में से फैच यूजर डिटेल को मैच करके चेक करेगा। तो ये आपका काम रहेगा। सो डेटाबेस के ऑपरेशन आप अलग एक सर्वर पे हैंड ओवर कर रहे हैं, जिससे ये जो वेब सर्वर है इसका काम कम हो जाएगा। तो सपोज मैं इसको सिर्फ ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए रख रहा हूँ, तो ऐसे हम लोग सर्वर का काम जो है वो डिवाइड कर देते हैं बिटवीन मल्टीपल टीयर्स। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 है। आपका सर्वर अगर बहुत बड़ा है तो वो टाइम पे हम लोग FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलग रख सकते हैं। देन वैसे ही हम लोग और अलग अलग टाइप के मल्टीपल टीयर्स बना सकते हैं। ओके, सो टू टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर MCQ के लिए याद रखना है। बेसिक पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो टू टीयर मल्टी टीयर डिफरेंस क्या होगा वो यहाँ पे दिया है आपको, और उसमें भी प्रॉपरली याद रखना है आपको थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट के बीच में का डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट में क्या बोला है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर। इज डिस्ट्रीब्यूटेड each distributable entity is a component that provides services to other component and receives services from other components. सो डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स जिनके कुछ कॉमन सर्विसेज रहेंगे, और ये क्लाइंट जो है वो ये मिडलवेयर के थ्रू ये कॉमन सर्विसेज को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक्सेस कर सकते हैं वन आफ्टर अनदर। सो बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इट अलाउज द सिस्टम डिजाइनर टू डिले डिसीजंस ऑन वेयर एंड हाउ सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड। द सिस्टम इज फ्लेक्सिबल होगा, स्केलेबल होगा, बट इट इज पॉसिबल टू रिकॉन्फ़िगर द सिस्टम डायनेमिकली। ये भी आपके एडवांटेज होता है।
यहाँ पे देखो आपको एक डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस का कलेक्शन ऑफ डेटाबेस होता है, इसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं, जिसमें आपका डेटा जो है वो टेराबाइट्स में होता है। टेराबाइट्स मतलब 1 TB का मतलब 1000 GB होता है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ 1000 TB डेटा है मेरे पास, बहुत बड़ा डेटा हो गया, इसको मैं स्टोर करने के लिए डेटा वेयरहाउस यूज करूंगा, गोडाउन ऑफ डेटा बेसिस। सो कलेक्शन ऑफ डेटाबेस को डेटा वेयरहाउस बोलते हैं। अब ये इतने बड़े साइज के डेटा वेयरहाउस में से अगर डेटा फेच करना है तो वो टाइम पे हम लोगों को मैथमेटिकल एल्गोरिदम यूज करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग डेटा माइनिंग बोलते हैं। जैसे कोल माइन, गोल्ड माइन, डायमंड के माइंस होते हैं, जिसमें बहुत खोद खोद के काम के इंफॉर्मेशन मिलता है। तो एग्जैक्टली सेम वे वी हैव डेटाबेस 1 2 3, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस रहेंगे जिसको आपने साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। और फाइनली वो ये जो इंटीग्रेशन किया है ना, यहाँ से मैं ये मल्टीपल डेटाबेस पे क्वेरी फायर करके रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ, कोई विजुअलाइजर अप्लाई कर सकता हूँ, बार ग्राफ, पाई चार्ट टाइप, या कोई काम के इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता हूँ टू द क्लाइंट। सो ये आपके एडवांटेज रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या बोले डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट के, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जितना नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ते जाएंगे, जितने आपके क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस बढ़ते जाएंगे, आपके क्लाइंट के डिमांड्स बढ़ते जाएंगे, उस उतना कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ज़्यादा आते जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एंड यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्डाइजेशन मिडलवेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट सिस्टम हैज नेवर बीन एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। क्योंकि हर एक मिडलवेयर का अपना अलग काम रहेगा, अपने अलग रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो एक स्टैंडर्ड मिडलवेयर कभी नहीं आता। एज एन रिक्वायर्ड आप अपने नीड्स पर्पस के हिसाब से कोई ना कोई दूसरा मिडलवेयर यूज करता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर बेस्ट एग्जांपल टॉरेंट है, जहाँ पे हाँ कोई सर्वर नहीं है, सारे क्लाइंट्स है। आप जो अगर कोई एक फाइल या मूवी डाउनलोड करोगे तो आपके कंप्यूटर में से थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे अपलोड होते जाएगा। याद है, सीडर्स एंड लीचर्स का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीयर टू पीयर सिस्टम आर डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पे कंप्यूटेशन फॉलो होता है और नोड्स आपस में एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉपर सर्वर। सो फाइल शेयरिंग के लिए जैसे हम लोग बिट टॉरेंट यूज़ करते हैं, मैसेज के लिए हम लोग जैबर यूज़ करते हैं, पेमेंट के लिए जैसे हम लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं। तो आप देखो कि हम लोग बिटकॉइन माइनर्स यूज़ करते हैं। बिटकॉइन माइनर एक सॉफ्टवेयर आता है छोटे से, जो एल्गोरिदम आपके कंप्यूटर पे प्रोसेस होता है। सो मेनली क्या होगा कि मैंने अपना कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर जो है वो ये बिटकॉइन के लिए डेडिकेट कर दिया है। तो अब ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, उसके लिए मेरे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर यूज होगा टू complete those Bitcoin transaction like sending Bitcoin from one account to another। ठीक है, उसके लिए मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर यूज होगा, और मैं जो अपने कंप्यूटर का प्रोसेसिंग पावर डेडिकेट कर रहा हूँ ये बिटकॉइन ट्रांजेक्शन के लिए, उसके अगेंस्ट एज अ रिवॉर्ड पॉइंट मेरे अकाउंट में थोड़े से कुछ बिटकॉइंस जो है, थोड़ा एक बिटकॉइन का प्राइस आज के टाइम में कुछ $60,000 है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, $50,000 to $60,000 के बीच में। तो इंडियन करेंसी में आप बोलोगे बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो एक छोटा सा पार्ट बिटकॉइन का डाउनलोड होता है। तो आप अभी कितने टाइम के लिए कितना बड़ा प्रोसेसिंग पावर आप अपने कंप्यूटर का दे रहे हो। बिटकॉइन माइनर्स जो होता है ना, वो जितने ज़्यादा फास्ट काम करेंगे उतना ज़्यादा बिटकॉइन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। तो 1.1 ऑफ बिटकॉइन सातोशी बोलते हैं इसको हम लोग। तो 1,000, 1,000 पार्ट ऑफ बिटकॉइन, देन 100 पार्ट ऑफ बिटकॉइन, ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो है सातोशी जो है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होंगे, और उसको फिर आप आगे वापस प्रोसेस कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो है ना वो ये बिजनेस चलाते हैं। बड़े से आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कर लो और उसको आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हो। देन डेटाबेस वो तो पता ही है, फ़ोन चैट के लिए वाइबर आता है। देन कंप्यूटेशनल सिस्टम के लिए आपके पास अलग एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल वे में समझ लिया कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, डिसेंट्रलाइज वन एंड सेमी सेंट्रलाइज वन। ओके, तो डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या रहेंगे, ये आपके सारे पीयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ रैंडमली कनेक्टेड रहेंगे और डेटा एक्सचेंज करेंगे। सेमी सेंट्रलाइज में क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ पे एक सुपर पीयर रहेगा। सुपर पीयर मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि हम लोग डेटा माइनर्स रन करते हैं कोई एक कंप्यूटर पे, तो आप समझ लो कि ये मेरा कंप्यूटर है, जो सपोज मैंने 4 5 GPU कंबाइन करके
5 जीपीयू कंबाइन करके एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया, 5 गेमिंग कंप्यूटर कंबाइन करके, तो ये तो बहुत फास्ट हो गया। अब ये कंप्यूटर को मैंने डेडिकेट किया हुआ है टू सक्सेसफुली कंप्लीट ऑल द ट्रांजेक्शन हैपनिंग बिटवीन ऑल दिस कंप्यूटर्स, बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस। तो जितना पावरफुल कंप्यूटर मैं यूज करूंगा उतना ज्यादा बिटकॉइन मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब क्लाउड की बात कर रहे हैं। ओके, उसके पहले यहाँ पे देखो ये टाइटल थोड़ा रॉन्ग दे दिया। तो यूज ऑफ पीयर टू पीयर में क्या बोला है, व्हेन अ सिस्टम इज कंप्यूटेशनली इंटेंसिव एंड इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द प्रोसेसिंग। तो वो टाइम पे हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे वो दिया है यहाँ पे। सिक्योरिटी इश्यूज इन पी टू पी, सिक्योरिटी कंसर्न्स आर द principal reason why peer-to-peer architecture are not widely used. The lack of central management means that malicious nodes can be set up to deliver spam and malware to other nodes in the network. Now, software as a service मतलब क्लाउड सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं। याद रखो गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जहाँ पे कोई एक सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड होता है, उसके कुछ फंक्शंस एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड होता है एंड यू कैन यूटिलाइज इट as per your needs or requirements. Software is deployed on the server and is accessed through a web server. It is not deployed on the local PC जैसे गूगल ड्राइव में या क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। The software is owned and managed by software provider rather than the organization. Users may pay for the software according to the amount used they make of it. So that's it. Those are the key elements of software as a service. Okay. सो याद रखो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ फंक्शनलिटी ऑन अ रिमोट सर्वर विद द क्लाइंट एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर। द सर्विस मेंटेन द यूजर डेटा एंड द स्टेट। And service oriented architecture is the approach to structuring a software system as a set of separate stateless services. This may be provided by multiple this may be provided by multiple providers and may be distributed. So बहुत सिंपल है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स क्या होना चाहिए, कन्फिगरेबिलिटी होना चाहिए। मतलब अगर मैं एंड्रॉयड ऐप अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है वहाँ पे कि ओके कन्फिगरेबिलिटी में और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स टेक एग्जांपल कि मैंने ओके गूगल ड्राइव मैंने कॉन्फ़िगर किया। अब मैं कोई सर्विसेज उसके बोरो कर सकता हूँ जिसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँगा ऑन माई मोबाइल ऐप। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं वो सर्विसेज एज इट इज़ यूज़ कर सकता हूँ। मल्टी टेनेंसी, हाउ डू यू प्रेजेंट ईच यूजर सॉफ्टवेयर विद द इम्प्रेशन दैट दे आर वर्किंग विद देयर ओन कॉपी। जैसे गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव में यू फील लाइक कि आप वो सिंगल कॉपी के साथ ही वर्क कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा कि कितने लोग और उसको एक्सेस कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव स्केलेबिलिटी। सिंपल है, एज नेम सजेस्ट स्केलेबिलिटी मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको और अपग्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑफर्ड एज अ सर्विस, मल्टीपल यूजर्स है, एज पर देयर प्रोफाइल अलग अलग सर्विसेज हम लोगों ने कोई एक एप्लीकेशन सर्विस के थ्रू प्रोवाइड किया रहेगा। कस्टमाइज सर्विसेज पेड हो सकते हैं तो वो कौन से परचेस करेंगे उसके हिसाब से वो वाले सर्विसेज उनको एक्सेसिबल रहेंगे। सर्विस कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, ब्रांडिंग वेयर यूजर्स फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रेजेंटेड विद द इंटरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। Business rules and workflow, where each organization device defines its own rules that govern the use of services. Now, database extension, where each organization defines how generic service data model is extended. Simple है। Multi-tenancy क्या बोला is a situation in which many different users access the same system architecture, है ना, simultaneously। तो अभी किसको प्रोवाइड होगा किसको नहीं होगा वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव इट मे अपीयर टू ईच यूजर दैट दे हैव द स्टोल यूज ऑफ द सिस्टम। मल्टी टेनेंसी इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग द सिस्टम सो दैट देयर इज एन एब्सोल्यूट सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम फंक्शनलिटी एंड सिस्टम डेटा व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है मल्टी टेनेंट डेटाबेस का, ठीक है। स्केलेबिलिटी, वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय स्केलेबिलिटी, फंक्शंस बढ़ाना, न्यू फीचर्स ऐड करना।
सो दैट्स इट. आई होप आप पढ़ सकते हो. स्केलेबिलिटी वाला पार्ट बहुत सिंपल है. एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. And with this, we done with our unit 5, and that is we are done with our syllabus as well. Let me know anyone, any doubts. जल्दी बताओ किसी को कोई भी डाउट है गाइस. हेलो. So, No, sir. ओके ठीक है. सो मैं यहाँ पे हूँ टिल आवर लेक्चर एंड्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. अदरवाइज अभी हम लोगों का कोई लेक्चर नहीं होगा. वी आर डन विद आवर सिलेबस. सो डायरेक्टली अभी आप एग्ज़ाम में जाएंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और समथिंग तो यू कैन कन्वे योर मैसेज थ्रू सी आर एज वेल. तो हम लोग वहाँ पे वैसे भी कुछ अगर चाहिए तो बात कर सकते हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू नीड माई हेल्प यू कैन आस्क सी आर. उसके थ्रू आप कन्वे करा दो. इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम लोग बाद में चाहिए तभी तो बात भी कर सकते हैं. ओके. सो विल वेट फॉर सम टाइम देन आई एंड दिस लेक्चर.